आज शुरू करेंगे हम कविता 10वीं की कक्षा 10वीं की सीबीएसई के अंतर्गत जो है पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके कवि है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी ने जो ये प्रस्तुत कविता लिखी है, वहां पर्वतीय प्रदेश में पावस ऋतु का मानवीय रूप में वर्णन करने का प्रयास किया है। आइए हम देखते हैं उनकी कविता पर्वत प्रदेश में पावस। कवि का कहना है कि पावस ऋतु आने पर पर्वतीय प्रदेश में जो सौंदर्यता दिखाई देती है वो बहुत ही वर्णनीय है। पावस ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में प्रकृति का जो रूप है वह पल पल परिवर्तित होता है। सुमित्रानंदन पंत जी ने प्रकृति के अनेक वस्तुओं को मानव की उपमा देकर यह मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करने का प्रयास किया है। तो पावस ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, यहाँ उल्लेख करते हुए सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि प्रकृति का जो रूप है वह पल पल बदलता हुआ, क्षण क्षण बदलता हुआ दिखाई देता है। चारों ओर मेखला के आकार का जो पर्वत है, मेखला के आकार के समान अर्थात करगनी के समान जो पर्वत है उस पर उगे हुए सहस्त्र जो फूल है, हजारों जो फूल है, वह फूल फूल आंखों की उपमा देकर, फूलों को आंखों की उपमा देकर वे कहते हैं कि दृग सुमन देख रहे हैं। मतलब दृग जो है आंखें, तो पुष्पों को आंखों की उपमा देकर वे किस प्रकार देखते हैं, अपना अवलोकन किस प्रकार करते हैं, ये कवि बताने का प्रयास किया है। पर्वत के नीचे जो तालाब है, तालाब बहता है, तालाब को अपना दर्पण का रूप देकर, दर्पण की उपमा देकर वे कहते हैं कि पर्वत पर जो उगे हजारों पुष्प पर्वत के हजारों नेत्रों के समान है, और पर्वत के नीचे जो तालाब बह रहा है उस तालाब में पर्वत जो है अपना प्रतिबिंब ही देख रहा है, और देखते ही देखते जो प्रकृति बदल रही है, प्रकृति अपना रूप जो बदल रही है, तो चारों ओर घनघोर वर्षा हो रही है, चारों ओर जो है घनघोर वर्षा हो रही है और काली छटाएं छा जाती है। बादलों की इस सघनता के कारण पर्वत व झरने अदृश्य मतलब दिखाई नहीं देते हैं, केवल झरनों का जो स्वर है वहां सुनाई देता है। तेज वर्षा के प्रारंभ होने पर ऐसा लगता है कि आकाश पर धरती ही टूट पड़ चुकी है, तो बादल तालाब से उठने वाले धुएं का आभास दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तालाब में आग लग गई है। तो पल पल जो ये पर्वतीय प्रदेश बदल रहा है, यहाँ कोई जादुई दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि इंद्र ही बादल रूपी वाहन में बैठकर अपना जादू खेल रहा है। ऐसा पर्वत प्रदेश में पावस के रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी ने जो वर्णन किया है वह बहुत ही अवर्णनीय है। प्रकृति को मानव की उपमा देकर यहाँ उन्होंने जो विश्लेषण किया है बहुत ही चतुराई से किया है। अर्थात पंत जो है छायावादी काव्य धारा के प्रकृति के चिथिरे कवि हैं। तो आइए हम देखते हैं कविता पाठ का सार। देखिए, कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति का सजीव रूप में वर्णन करने का प्रयास किया है। कवि का कहना है कि वर्षा ऋतु में प्रकृति का जो रूप है क्षण क्षण में बदल रहा है। पर्वतीय प्रदेश में अवलोकन किया तो ऐसा लगता है कि कभी वर्षा होती है तो कभी धूप निकल आती है,
पर्वतों पर लगे हुए हजारों फूल को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे पर्वतों की आंखें हो और इन आंखों के सहारे पर्वत अपने आप को अपने चरणों में फैले हुए तालाब में देख रहा हो। पर्वतों से गिरते हुए झरने कल कल के मधुर स्वर में आनंदित होकर वह विशाल पर्वत का गुणगान कर रहे हैं। पर्वतों पर उगे हुए जो पेड़ है वो एक टक आकाश की ओर अपनी उच्च आकांक्षाओं को लेकर देख रहे हैं। बारिश के बाद जो मौसम ऐसा हो गया है कि वहां का जो वातावरण है घनी धुंध के कारण ऐसा लग रहा है कि मानो पेड़ कहीं उड़ गए हो अर्थात गायब हो गए हो। चारों ओर धुआं होने लगा है और तालाब में जैसे ही आग लग गई है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र जो है अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादुई खेल खेलता हुआ घूम रहा है। प्रकृति के जो पहले पद है वो देखेंगे। पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। यहाँ पावस ऋतु थी। वर्षा ऋतु, पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु थी पर्वतीय प्रदेश में पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। और प्रकृति का जो वेश है, जो रूप है, जो आकार है वह पल पल क्षण क्षण परिवर्तित मतलब बदलना, बदल रहा है। ठीक है, आगे। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार। नीचे जल में निज महाकार। यहाँ देखिए मेखलाकार का अर्थ होता है करगनी के जैसा, शब्दार्थ में दिया है करगनी के जैसा जो पर्वत ये अपार है, विशाल पर्वत जो अपार है, अपार का अर्थ होता है विशाल पर्वत जो है अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। सहस्त्र मतलब हजारों, दृग मतलब आंखें, सुमन मतलब पुष्प, पुष्प रूपी हजारों आंखें फाड़ कर ये पर्वत जो है अवलोक रहा है बार बार। अवलोकना मतलब देख रहा है बार बार, बार बार। नीचे जल में निज महाकार, जो अपनी महान आकृति है वह आकार वह नीचे जल में देख रहा है। यहाँ देखिए पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। फिर और एक बार देखेंगे, देखिए पावस ऋतु वर्षा ऋतु, परिवर्तित बदलना, प्रकृति वेश प्रकृति का जो रूप है, स्वरूप है वो पल पल बदल रहा है। यहाँ देखिए कवि का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव आ रहा है। अर्थात कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकल आती है। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार। मेखलाकार करगनी के आकार की पहाड़ की जो ढाल है वह ढाल। इस पद्यांश में कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना करगनी अर्थात फैले हुए गोल आकार का जो पर्वत है, जो विशाल पर्वत है उसके साथ की है। अपने सहस्त्र द्रव सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार। नीचे जल में नीच महाकार जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। यह कवि का कहना है कि करगनी के आकार वाले जो पहाड़ है वह अपने हजार पुष्प रूपी आंखें, मतलब पर्वत पर जो पुष्प के पेड़ जो है वह पेड़ जो फूल लगे हुए, वो फूल अर्थात इस पर्वत की आंखें है, उस आंखों से वह क्या कर रहा है, नीचे जल में, नीचे जो तालाब बह रहा है, पानी है नीचे, उस पानी में अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर अपना ही प्रतिरूप देखने का प्रयास कर रहा है। नीचे जल में निज महाकार, जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। ठीक पर्वत के नीचे फैला तालाब किसी दर्पण का काम कर रहा है जिसमें पर्वत अपनी पुष्प रूपी आंखों से अपना विशाल रूप जो है वो निहार रहा है। आगे देखेंगे, पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए कवि कहते हैं
गिरी का गौरव गाकर झरझर, गिरी का गौरव गौरव गुणगान, गिरी मतलब पर्वत, गिरी का गौरव गाकर झरझर, झरझर ये आवाज है। गिरी मतलब पहाड़, गौरव गान गा रहे हैं, मद में नस नस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग बरे निर्झर। यहाँ कवि का कहना है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं गिरते हुए जो झरने हैं, पर्वत के ऊंचे ऊपर से जो भाग से जो झरने नीचे गिर रहे हैं, उस गिरने की जो सुंदरता का बखान करने का प्रयास किया है। गिरने, पानी गिरने की जो आवाज आती है झरझर, है ना, झरना, उसमें उठने वाले झाग के कारण मोतियों की जो लड़ी है, जो झरने गिर रहे हैं पर्वत के ऊपर से, वो मोतियों की लड़ियों की तुलना के लड़ियों के साथ तुलना करने का प्रयास कवि करते हैं। मोती की लड़ियों की भांति लग रहे हैं, उसके कारण उसके गिरने से पैदा होती जो कलकल की गूंज है, जो आवाज है, जो स्वर है, मानो ऐसा दिखाई दे रहा है, मानो ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जो झरना है, वो जो गिरता हुआ पानी है, जैसे पर्वत का ही गुणगान कर रहा हो। गिरते हुए झरनों की ध्वनि को सुनकर कवि के नस नस में मानो ऊर्जा का संचार हो रहा है। नस नस, रोम रोम में उत्तेजना, मोटिवेशन मिल रहा है, तो उत्तेजन कर रहा है, संचार होने लगता है। ये इस प्रकार इस प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ होता है। आगे, गिरिवर के उर से उठ उठ कर, गिरिवर का जो उर है, उर मतलब हृदय, गिरिवर का जो मध्य स्थित जो उर है, वो उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरोवर, तरोवर मतलब पेड़, तरोवर वो जो पर्वत पर उगे हुए जो पेड़ है, यहाँ देखिए ये पेड़, उनकी भी कुछ आकांक्षाएं, उच्च आकांक्षाएं, उनकी भी कुछ मनोकामनाएं, उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं, उच्च आकांक्षाएं हैं। आपकी भी कुछ उच्च आकांक्षाएं होगी आपके जीवन के लिए, बहुत बड़ी आकांक्षाएं। हाय झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। कौन झांक रहे हैं? नीरव, जो नीरव नभ है, आकाश है, स्वच्छ जो आकाश है, उस आकाश में झांक रहे हैं, देख रहे हैं कुछ अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। नीरव नभ पे, शांत आकाश में अनिमेष एक टक देख रहे हैं, एक टक निहार रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि का कहना है, ऊंचे पर्वत के ऊपर उगे हुए जो वृक्ष है, उस वृक्ष का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उन वृक्षों को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो पेड़ है, पर्वत पर उगे हुए जो पेड़ है, वह सदैव ऊपर उठने की कामना से एक टक ऊपर आकाश की ओर देख रहे हैं। उनकी ऊपर उठने की जो इच्छा है, जो अभिलाषा है, जो कामना है, वह कुछ इस प्रकार प्रतीत हो रही है कि वे अपने लक्ष्य को पाकर ही रहेंगे। उन्हें ऊपर उठने से कोई रोक नहीं सकता है। साथ ही कवि को ऐसा भी प्रतीत हो रहा है, कवि को ऐसा भी महसूस हो रहा है, कवि को ऐसा भी लग रहा है कि मानो ये पेड़ किसी गहरी चिंता में डूबे हैं। आगे अंतिम पंक्ति है, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। भू पर अंबर, जिस प्रकार भू पर, जमीन पर, अंबर, अंबर अर्थात आकाश गिर पड़ा हो, ऐसा लग रहा है। भूधर अर्थात पहाड़, भू मतलब धर, दोनों अर्थ धरती, अर्थात दोनों का जो यहाँ उल्लेख हुआ है वो पहाड़ के रूप में हुआ है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। पारद के पर, पारे के समान धवल एवं चमकीले पंख जो होते हैं, जो चमक होता है। रवशेष केवल आवाज का ही रह जाना, रव मतलब बिंदु, आवाज स्वर, ठीक है। अचानक बदलते इस मौसम के कारण आकाश में जो परिवर्तन हो रहा है, अचानक बादल छा जाते हैं तो पर्वत भी ढक जाता है।
इसलिए कवि ने कहा है कि अचानक पर्वत अपने चमकीले पंख फड़फड़ा कर, अपने जो चमकीले पंख है वो फड़फड़ा कर कहीं उड़ गया है। वह अब कहीं नजर नहीं आ रहा है। चारों ओर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ झरने के गिरने की आवाज वहां सुनाई दे रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आकाश पृथ्वी पर ही आकर गिर गया हो। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में विचर रहा, या विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। सभय मतलब भय के साथ। शाल में एक वृक्ष का नाम है जो पर्वत पर रहते हैं। जलदयान बादल रूपी विमान में बैठकर, विचरना मतलब घूमना, इंद्रजाल जादूगरी जो खेल खेल रहा है इंद्र। मूसलधार बरसात के कारण वातावरण में जो चारों ओर कोहरा फैल गया है या फैल जाता है, जिसकी वजह से शाल के विशाल पेड़ भी दिखाई नहीं देते। इसलिए कवि ने कहा है कि शाल के पेड़ डरकर धरती में घुस जाते हैं। इस निरंतर उठते कोहरे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तालाब में आग लग गई हो। प्रकृति के विभिन्न रूपों को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र ही बादलों में घूम घूम कर अपना खेल खेल रहा हो। वो कौन सा खेल है? जादू ही के खेल खेल रहा है। धन्यवाद। तो यहाँ समाप्त होता है। तो प्रस्तुत जो कविता है, इस कविता के माध्यम से कवि ने जो मानवीकरण के रूप में वर्णन किया है वह बहुत ही अवर्णनीय है। जादूगरी का खेल कौन खेल रहा है? इंद्र जादूगरी का खेल खेल रहा है। झरने कैसे प्रतीत हो रहे थे? यहाँ देखिए, झरने पर्वतों से मोतियों की लड़ियों से सुंदर गिरते हैं। झरने की जो आवाज है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वे पर्वतों का ही गुणगान करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। पावस के दृश्य को कवि ने इंद्रजाल क्यों मानता है? इंद्रजाल अर्थात जादूगरी है। जैसे जादूगरी अपने जादूगर द्वारा नए नए कारनामे करता है, उसी प्रकार पावस ऋतु में भी प्रतिपल प्रतिक्षण नवीन दृश्य हमें सम्मोहित कर लेते हैं। तो यहाँ मानवीकरण की उपमा मतलब पर्वत प्रदेश में पावस, इस कविता का जो केंद्रीय वो भाव है, वो केंद्रीय भाव है कि पर्वतीय प्रदेश के पल पल परिवर्तित होने वाले रूप सौंदर्य का यथार्थ वास्तविक वर्णन, ये सुंदर वर्णन कवि ने यहाँ करने का प्रयास किया है। बादल के आते ही वहां दृश्य अपना रूप पल पल बदलते रहते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में तालाब की जो तुलना की गई है वह दर्पण के साथ की गई है, क्योंकि तालाब का जल जो है अत्यंत स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है, वह प्रतिबिंब दिखाने में सक्षम है। दर्पण और तालाब दोनों ही पारदर्शी है, दोनों स्वच्छ है, निर्मल है। और दर्पण की भांति जो तालाब में पर्वत और उस पर उगे सहस्त्र पुष्पों को प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सहस्त्र पुष्पों को जो प्रतिबिंब दिख रहा है, इसलिए कवि तालाब के समानता जो है दर्पण के साथ करने का प्रयास करते हैं। अभी यहाँ कवि ने रवशेष रह गए हैं निर्जर ऐसा उल्लेख करने का प्रयास भी किया है, क्योंकि कवि का कहना है, कवि का मानना है कि चारों तरफ बादलों के छा जाने से तथा वर्षा होने से कुछ भी नहीं दिखाई देता है, केवल झरनों की ही आवाज वहां सुनाई देती है। तो इस प्रकार और यहाँ देखिए दर्पण सा फैला है विशाल। यहाँ दर्पण सा, दर्पण आईना, जो दर्पण की उपमा यहाँ दी गई है, उपमा पर्वत के नीचे फैले सरोवर को दी गई है। वर्षा ऋतु में जो है यहाँ पावस ऋतु के साथ समानता की गई है। कौन कौन से परिवर्तन आ रहे हैं? देखो, पर्वतीय प्रदेश की प्रकृति जो है प्रतिपल अपना जो नया वेश है
वह ग्रहण करती दिखाई देती है। क्षण में बादलों का घिरना, वर्षा होना तथा पुनः वातावरण का साफ, स्वच्छ और सुंदर दिखाई देना, और इसी के साथ धूप खिलना पर्वतों पर आम बात है। और घटना और बढ़ना, ये पर्वतों की प्रकृति का जो वर्णन है, ये तो आम बात है। अत्यधिक ऊंचाई के कारण जो मौसम का परिवर्तन वहां एक सामान्य क्रिया है, और वर्षा ऋतु में और अधिक तीव्रता से भी होता है। और यहाँ जो है पर्वत प्रदेश में शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से, ये पर्वत प्रदेश में पावत जो है, यहाँ की जो भाषा है वह सरल, सरस और भावशाली चित्रात्मक शैली का प्रयोग भी यहाँ किया गया है। प्रकृति का जो मानवीकरण किया गया है, काव्यांश में मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। शब्दों का चयन जो है बहुत ही भावानुकूल रूप से करने का प्रयास कवि ने यहाँ किया है। तो यहाँ पर्वत प्रदेश में पावत जो है, इतना वर्णन ठीक है। धन्यवाद।